हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। सो जैसा आप जानते हैं एलटी ग्रेड एमसीक्यूज वीडियोस की एक पूरी सीरीज चल रही है और उसका क्लास 8 है आज। ये वीडियो हर मंडे और थर्सडे को शाम को 5 बजे आती है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 78 तक डिस्कस किए थे पोइट्री के। आज इसमें हम उसी से आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन है कि कल से यानी कि 1 से न्यू बैच बन रहा है एलटी ग्रेड का। रात को 10 से 11 फिक्शन स्टार्ट होगा। आप चाहते हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं उस चीज़ के लिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आपको। इसके अलावा टीजीटी का बैच चल ही रहा है, पहले से ही रनिंग है। 5-6 चैप्टर हो चुके हैं मिल्टन के। आप उसे बीच में ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीवियस क्लास आपको दे दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई बिना टाइम वेस्ट करे इस वीडियो को। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं आज भी इस वीडियो के अंदर, डिस्कस करते हैं उन्हें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसे शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें अपने दोस्तों से जल्दी 100 के करा दें, 1 लाख करा दें। लाइक करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाटा। सो क्वेश्चन नंबर 79 है, व्हाट इज द वर्ड मेंटल एज यूज इन द पोएम। जो माई लास्ट डचेस पोएम है उसमें एक लाइन आ रही है, उसमें एक मेंटल शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसका मीनिंग आपको बताना है। लाइन वो ये है कि हर मेंटल लैप्स ओवर माई लेडीज रिस्ट टू मच। यहाँ पर मेंटल वर्ड का मतलब जो है वह है क्लोक यानी कि लबादा, एक गाउन। ठीक है, तो यहाँ उसकी बात हो रही है। 80 पर चलते हैं। वेयर डज दिस पोएम टेक प्लेस। ये पोएम की प्लेस ऑफ सेटिंग कहां पर है। आंसर इसका बी है, फेरारा इटली। फेरारा एक जगह का नाम है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो नरेटर है वो ड्यूक ऑफ फेरारा है। फेरारा का ड्यूक ये इटली में है। तो आंसर है इसका बी, फेरारा इटली। 81 पर चलते हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोएम। पोएम का स्ट्रक्चर कैसा है। ये राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर है, फ्री वर्स है, अनराइम्ड आयम्बिक टेट्रामीटर है या राइम्ड आयम्बिक टेट्रामीटर है। ये राइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर है। ठीक है, तो राइम्ड का मतलब ये राइम होगी पोएम ऑब्वियसली, और आयम्बिक पेंटामीटर अगर आपको नहीं पता क्या होता है तो आप वीडियो में समझाया एक हमने लिटरेरी टर्म्स की एक वीडियो में, जहां पर आई से समझा रखे हमने लिटरेरी टर्म्स। आप वहां जाकर उसे समझ सकते हैं। 82 पर चलते हैं। हाउ वुड द टोन ऑफ दिस पोएम बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड। अगर एक शब्द में आपको इस पोएम की टोन समझानी हो तो इस पोएम की टोन कैसी है। आयरॉनिक है, विडंबना है, अनसेटिंग है, पॉम्पस है, थ्रेटनिंग है। तो आंसर है इसका बी। इस पोएम की जो टोन है वो अनसेटिंग है। ओके, तो ये क्वेश्चन मुझे याद है, शायद रीट में पूछा गया था। आई थिंक मुझे क्वेश्चन अच्छे से याद है, किसी एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें टाइपिंग मिस्टेक है, बी में अनसेटिंग नहीं है, अनसेटलिंग है। UNSETLING, अनसेटलिंग। इस पोएम की टोन जो है वो अनसेटलिंग है। अनसेटलिंग का मतलब क्या होता है भाई। अनसेटलिंग बोलते हैं परेशानी या घबराहट या बेचैनी पैदा कर देने वाली। जब आप इस पोएम को पढ़ेंगे, ठीक, तो आपको एक बेचैनी होगी, एक घबराहट होगी, एक अशांत कर देने वाली सी कविता है ये, कि पता नहीं लास्ट डचेस के साथ क्या हुआ, उसे मारा किसने। ठीक है, और ये किस तरह की बातें इसका पति इसके लिए कर रहा है। तो ये बेचैन कर देने वाली है, तो बी इसका आंसर होगा। टाइपिंग मिस्टेक है, अनसेटिंग नहीं है, अनसेटलिंग है। आगे बढ़ते हैं, 83 पर चलते हैं। What feature of the portrait in my last Duchess is particularly striking? भाई, जब आप इस पोर्ट्रेट को देखते हैं, माई लास्ट डचेस के पोर्ट्रेट को देखते हैं दीवार पर टंगा हुआ, तो वो बहुत खूबसूरत पेंटिंग है, बहुत खूबसूरत पोर्ट्रेचर है। लेकिन एक चीज़ है जो आपकी निगाह उस पर ठहर जाएगी। सबसे स्ट्राइकिंग चीज़ क्या है उस पेंटिंग के अंदर, ये आपको बताना है। आंसर है इसका सी, आईज, उसकी आंखें। जो लास्ट टचेस की आंखें पेंट कर रखी हैं पेंटर ने, वो बहुत स्ट्राइकिंग है। निगाह ठहर जाएगी आपकी जब आप उन आंखों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, 84 पर चलते हैं। हु नरेट्स द पोएम माई लास्ट डचेस। माई लास्ट डचेस पोएम का नरेटर कौन है। द ड्यूक। ड्यूक इसके नरेटर हैं, जिन्हें द ड्यूक ऑफ फेरारा कहा गया है इसमें। तो ड्यूक इसके नरेटर हैं। 85 पर चलते हैं। In my last Duchess, who is the subject of the painting the Duke and the visitor admire? यहाँ माई लास्ट डचेस पोयम में
जिस पेंटिंग की तारीफ कर रहे होते हैं, एडमायर कर रहे होते हैं ड्यूक और उसका विजिटर, उसका सब्जेक्ट क्या है, यानी वो पेंटिंग किसकी है, वो विषय वस्तु क्या है उस पेंटिंग की। आंसर है सी, द ड्यूक्स लेट वाइफ, ड्यूक की स्वर्गीय बीवी, उसकी वो पेंटिंग है। 86 पर चलते हैं। ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट वन ऑफ द ड्यूक्स कंप्लेंट अगेंस्ट द टचेस। इस पोयम के अंदर ड्यूक को अपनी स्वर्गीय बीवी से, अपनी लेट वाइफ से बहुत सारी शिकायतें हैं। इन चार ऑप्शंस में से कोई एक शिकायत उसे नहीं थी अपनी बीवी से। तो आंसर इसका ए है, नॉट बीइंग अवेलेबल टू हिम ऑल टाइम्स, कि वो हमेशा उसके लिए अवेलेबल नहीं थी, ऐसा उसने कोई शिकायत नहीं करी। हाँ, उसे बाकी की तीनों शिकायतें थी। क्या? नॉट बीइंग अवेलेबल टू सर्व, वो उसकी सेवा करने के लिए अवेलेबल नहीं थी, वो हमेशा वैसा नहीं करती थी जैसा वो चाहता था। ठीक है। दूसरा, इनोसेंस, उसे लगता था कि वो इनोसेंस नहीं है, ऐसा। ठीक है। और तीसरा, राइडिंग अ वाइट म्यूल। ठीक है। ठीक। तो वो एक सफेद कलर का खच्चर भी चलाया करती थी, उसे उससे भी शिकायत थी। तो नीचे की तीन शिकायतें थी उससे। ठीक है। बाकी उसको फर्स्ट शिकायत नहीं थी, नॉट बीइंग अवेलेबल टू हिम ऑल टाइम्स। 7 पर चलते हैं। वॉट बॉदर्ड द ड्यूक अबाउट द डचेस स्माइल। डचेस की मुस्कुराहट को लेकर एक चीज थी जो ड्यूक को परेशान करती थी। वो क्या थी? इट वॉज नेवर रिजर्व फॉर हिम। जी हाँ, ड्यूक को लगता था कि वो किसी के लिए भी मुस्कुरा देती है। उसको लगता है, उसका मानना है ड्यूक का, कि वो सिर्फ मुस्कुराए तो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, ड्यूक के लिए मुस्कुराए। तो उसे शिकायत थी कि इट वॉज नेवर रिजर्व फॉर हिम, कि वो उसी के लिए रिजर्व नहीं रही, वो सबके लिए मुस्कुरा देती है। 88 पर चलते हैं। When was रॉबर्ट ब्राउनिंग born? रॉबर्ट ब्राउनिंग का जन्म कब हुआ था? आंसर है इसका ए, 1812, 1812 में। 89, When did रॉबर्ट ब्राउनिंग डाई? रॉबर्ट ब्राउनिंग की डेथ कब हुई थी? आंसर है इसका सी, 1889। 90 पर चलते हैं। द कंप्लीट नेम ऑफ डब्ल्यू बी ईट्स इज। डब्ल्यू बी ईट्स का पूरा नाम आपको बताना है। आंसर सी है, विलियम बटलर ईट्स। ये पूरा नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है कभी कभार, बहुत इजी क्वेश्चंस में भी। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हल्के में नहीं लिया करते, ठीक है, क्योंकि एग्जाम का प्रेशर अलग है। 91, ये क्वेश्चन सुनिएगा। ईस्टर 1916, द सेकंड कमिंग, अ प्रेयर फॉर माय डॉटर आर ईस्ट पोयम दैट अपीयर इन। ईस्टर 1916, द सेकंड कमिंग, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर, ये तीन कविताएं हैं ईट्स की। ये किस एंथोलॉजी में पब्लिश हुई थी, ये आपको बताना है। किस किताब में पब्लिश हुई थी, किस काव्य संग्रह में पब्लिश हुई थी? आंसर है इसका बी, माइकल रॉबर्ट्स एंड द डांसर, 1921। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 92 पर चलते हैं। सेलिंग टू बिजेंटियम एंड द टावर आर इन ईट्स। सेलिंग टू बिजेंटियम ये कविता और द टावर, ये दोनों कविताएं जो हैं ईट्स की, ये किस एंथोलॉजी में है? तो द टावर में है वो। ठीक है, तो ए इसका आंसर होगा। सेम क्वेश्चंस थे, बस आपको एंथोलॉजीज का नाम ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 93 पर चलते हैं। ईट्स वॉज, डब्ल्यू बी ईट्स थे एक अमेरिकन पोएट एंड नॉवेलिस्ट, एक आयरिश पोएट एंड नॉवेलिस्ट, इन आयरिश पोएट एंड ड्रामाटिस्ट, या नन ऑफ दीज? आंसर इसका सी है, ये एक आयरिश कवि थे और एक आयरिश ड्रामाटिस्ट थे। तो सी इसका आंसर होगा। डब्ल्यू बी ईट्स, और आई थिंक मुझे लगता है कि ग्रेटेस्ट थे आयरिश में ये। 94, क्वेश्चन नंबर 94 है, इन विच ईयर डिड ईट्स गेट द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर? किस साल डब्ल्यू बी ईट्स को नोबेल प्राइज मिला था साहित्य के लिए? आंसर है इसका बी, 1923, 1923। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कई बार कई एग्जाम्स में, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा आप। 95 पर चलते हैं। ईट्स वॉज द लीडर ऑफ। ईट्स किसके लीडर थे? वो ग्रीक मैथोलॉजी के लीडर थे, अमेरिकन टेंट्स इन आयरलैंड के थे,
या सेल्टिक रिवाइवल के थे, या आपको समझाना है या आपको बताना है? आंसर है इसका सी। ईट्स जो थे वो सेल्टिक रिवाइवल के लीडर थे। अब इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ठीक है। लीडर तो वो सेल्टिक रिवाइवल के थे। अब ये क्या है, तो सेल्टिक शब्द को समझते हैं पहले। तो सेल्ट्स होते थे भाई, सेल्ट्स, CELTS। ये वो लोग हैं सेल्ट्स जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में रहते थे और कुछ अलग भाषाएं बोलते थे। उन भाषाओं को सेल्टिक भाषाएं कहते हैं। उन भाषाओं को सेल्टिक लैंग्वेजेस बोलते हैं, सेल्टिक भी बोलते हैं, ठीक है। खाली इसमें बहुत सारी ब्रांचेस इन भाषाओं में। इंडो यूरोपियन फैमिली हो है, और इसमें आयरिश हैं, स्कॉटिश है, वेल्श है, और ब्रिटॉन भाषा है, मैंक्स है, कॉर्निश है। कुछ और भी प्री रोमन लैंग्वेजेस हैं जो विलुप्त हो चुकी हैं, और जिसमें गॉलिश बड़ी फेमस एक भाषा है जो सेल्टिक भाषाओं में मानी जाती है। गॉलिश, GAULISH, गॉलिश भाषा। तो ये भाषाएं, बोलियां, प्रोनंसिएशन हैं जो यूरोप के अलग अलग हिस्सों में बोले जाते हैं। तो जैसे जैसे दौर आगे बढ़ा, मॉडर्न हुए हम लोग, ठीक है, तो इन भाषाओं को बोलना बंद कर दिया गया। जैसे भारत में हिंदी एक भाषा है, लेकिन उसकी अलग अलग बोलियां हैं, मैथिली, ब्रज, खड़ी, है ना। अब देखो कोई इस्तेमाल नहीं करता इंडिया में उन भाषाओं को, ठीक। लेकिन क्या लिटरेचर लिखा गया इन भाषाओं के अंदर, वो बड़ा पढ़ने लायक लिटरेचर है जो इन भाषाओं में लिखा गया है। तो इसी तरह से इनकी ये बोलियां, भाषाएं हैं अलग अलग इंग्लिश लैंग्वेज की, जिसका इस्तेमाल जो है वो बंद हो गया था करना। लेकिन 19th एंड 20th सेंचुरी में, 19 और 20वीं शताब्दी में एक दौर आया जिसे कहा गया सेल्टिक रिवाइवल, ठीक है। जब सेल्टिक भाषाओं का इस्तेमाल दोबारा से कवि और राइटर अपनी रचनाओं में करने लगे। उनके शब्द, उनके कल्चर, ठीक है, उनके कस्टम्स, उनके रीति रिवाज, ठीक है, उनके प्रोनाउंसिएशंस का इस्तेमाल वो अपनी पोएम्स में करने लगे। ईट्स उसी के लीडर हैं, सेल्टिक रिवाइवल के। ये जो पूरा मूवमेंट है, WB ईट्स उसमें आगे नजर आते हैं, क्योंकि वो आयरिश हैं। उन्हें लगता था कि जो हमारी बोलियां हैं, जो हमारी भाषाएं हैं, उनका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो उन्होंने अपनी बोली, अपनी भाषाओं का इस्तेमाल करना इनमें शुरू किया, और इसी को सेल्टिक रिवाइवल कहा गया, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी किसी टीचर से मदद लें अगर इसे गहराई से पढ़ना है तो। 96 पर चलते हैं। बिजेंटियम इज द ओल्ड नेम ऑफ। बिजेंटियम पुराना नाम है किसी एक शहर का। तो आंसर इसका ए, कॉन्स्टेंटिनोपल और इस्तांबुल। हिंदी में बोलते हैं कस्तुनतुनिया, ठीक है, जो आज का इस्तांबुल है टर्की में। बस उसका पुराना नाम बिजेंटियम है, जब ये रोमन एम्पायर के अंडर था, ठीक है। जब ये उस्मानिया सल्तनत के पास आया तो इसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया गया था, ठीक है। 97 पर चलते हैं। अ शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन, दिस लाइन अपीयर्स इन। ये लाइन किस पोयम में आ रही है? अ शेप विद लॉयन बॉडी एंड द हेड ऑफ मैन। ये लाइन सेकंड कमिंग की है। बड़ी बेहतरीन पोयम द सेकंड कमिंग, उसकी ये लाइन है, आपके कोर्स में है। 98 पर चलेंगे। ऑफ व्हाट इज पास्ट और पासिंग और टू कम, दिस लाइन्स इज इन। ये किस में है लाइन? ऑफ व्हाट इज पास्ट, जो बीत गया, और पासिंग, जो बीत रहा है, और टू कम, और जो आने वाला है। ये लाइन सेलिंग टू बिजेंटियम की है, बड़ी फेमस लाइन है, आपको याद रखनी है। 99, द सेकंड कमिंग इज अ पोएम रिटन बाय WB ईट्स इन। ये जो सेकंड कमिंग पोएम है, इसे लिखा गया है WB ईट्स के द्वारा। किस सन में लिखा गया? 1919 में। तो ये आपको पता होना चाहिए। 100, हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स इन नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन जो पोयम है, उसमें दो मुख्य किरदार कौन से हैं? तो आंसर है इसका सी, मदर एंड चिल्ड्रन, ठीक है। इसमें दो मुख्य किरदार, माँ और उसके बच्चे हैं, और ये बड़ी प्यारी पोयम है। अभी बात होगी इस पोयम की भी आगे। आगे बढ़ते हैं कि माई डैश ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई डैश। आंसर इसका ए, मदर ओनली सेड थैंक गॉड द स्कॉर्पियन पिक्ड ऑन मी एंड स्पेयर्ड माई चिल्ड्रन। माँ ने केवल इतना कहा, शुक्रिया भगवान कि स्कॉर्पियन ने, बिच्छू ने मुझे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। बड़ी प्यारी ये पोयम है, मुझे बहुत पसंद है पर्सनली ये पोयम। इसमें एक माँ का प्यार है, ठीक है। एक माँ है जिसको एक बिच्छू ने काट लिया है, और लोग अपनी अपनी बातें कह रहे हैं, और वो दर्द से कर्रा रही है, कुछ बोल नहीं पा रही, ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब माँ बोलने लायक होती है, जहर कम होता है शरीर में, तो माँ सबसे पहली लाइन ये बोलती है
कि भगवान का शुक्रिया कि बिच्छू ने मेरे काटा और मेरे बच्चों को छोड़ दिया। ठीक है, 102 पर चलते हैं। वेयर डिड द स्कॉर्पियन हाइड ड्यूरिंग द रेन? बारिश होने लगी पोयम में, ठीक है, बारिश होने लगी और वो जो बिच्छू है वो कहीं जाकर छिप गया। कहाँ छिपा था? आंसर है बी, बीनीथ सैक्स ऑफ राइस, चावल के ढेर के नीचे। ठीक है, चावलों का ढेर लगा था, उसके नीचे वो जाकर छिप गया था। 103, व्हाट पॉइजन द मदर? माँ को किसने जहर दिया? क्या हुआ कि माँ के शरीर में जहर चला गया? तो आंसर है इसका डी, एक स्कॉर्पियन ने उन्हें काटा था, तो डी इसका आंसर होगा। 104, हाउ लॉन्ग डिड द पॉइजन लास्ट इन द मदर? माँ के अंदर उस बिच्छू का जहर कितनी देर तक रहा? 1 मिनट, 1 साल, 6 घंटे, ठीक है, 20 घंटे। आंसर है इसका डी, 20 आवर्स। 20 घंटे तक माँ तड़पती रही और 20 घंटे के बाद नेचुरली, क्योंकि शरीर भी लड़ता है भाई, ठीक है, जहर से हमारा शरीर भी सक्षम है। बहुत ज़्यादा जहर न जाए, थोड़ा जहर जाए तो शरीर खुद रिकवर कर लेता है। तो 20 घंटे लगे माँ को उस पॉइजन से लड़ने में। 105, इन द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन द मदर वॉज? इस पोयम में माँ क्या थी? इन द सेंटर ऑफ द पीपल, लोगों के बीच में, बिसाइड द पीपल, लोगों के बराबर में, इनसाइड द पीपल, लोगों के अंदर, बेहुदा ऑप्शन, नोवेयर नियर द पीपल, या उसके आसपास लोग ही नहीं थे। आंसर इसका ए है, इन द सेंटर ऑफ द पीपल। तो गांव में जब पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे एक महिला को बिच्छू ने काट लिया, सारे गांव वाले आ गए। बीच में माँ है, चारों तरफ गांव वाले बातचीत कर रहे हैं, कोई कुछ टोटका बता रहा है, कोई कुछ टोटका बता रहा है, ये कर लो, वो कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ठीक है, तो ए इसका आंसर है। 106, व्हाट वॉज द मदर लाइंग ऑन? लेइंग ऑन, माँ किस पर लेटी हुई थी? आंसर है ए, अ मैट, वो एक चटाई पर लेटी हुई थी नीचे। 107, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज रिटन बाय? किसने लिखी ये खूबसूरत पोयम? निज़्म एज़ेकियल हैं ये, और इंडियन राइटर हैं, बड़े प्यारे, उनकी ये पोयम है। 108, व्हाट हैड ड्रिवन द स्कॉर्पियन टू द पोएट्स होम? आखिर क्या हुआ कि जो स्कॉर्पियन है वो कवि के घर में घुस आया? रेन, बारिश की वजह से, बारिश हो रही थी बाहर, तो वो एक शेल्टर के लिए उनके घर में घुस आया था। 109, व्हाई डिड द स्कॉर्पियन रिटर्न टू द रेन आउटसाइड? स्कॉर्पियन वापस बारिश में क्यों चला गया? ही स्टंग एंड वेंट अवे, तो भाई उसने बस काटा माँ को और वो बाहर चला गया। ठीक है। 1010, what did the villagers do when they heard of the scorpion sting? विलेजर्स ने क्या किया? विलेजर्स है ये, ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। विलेजर्स ने क्या किया जब उन्हें पता लगा कि भैया बिच्छू ने काट लिया? आंसर है सी, दे फ्लॉक टू द पोएट्स हाउस। ये दे है भाई, भैया वो सारे के सारे इकट्ठे हुए और कवि के घर आ गए। तो इस पोयम के अंदर न केवल एक प्यार है माँ का, उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं निज़्म एज़ेकियल, बल्कि वो ये जिक्र भी कर रहे हैं कि गांव वालों के अंदर कितनी इनोसेंस होती है और क्या अपनापन होता है उनके अंदर। जब गांव वालों को पता चला कि एक लेडी के बिच्छू ने काट लिया तो वो सब जमा हुए और कवि के घर आ गए। 111, द पीजेंट्स केम लाइक स्वॉर्म्स ऑफ फ्लाइज, द फिगर ऑफ स्पीच इज? साफ साफ पता लग रही है, सिमली है यहाँ पर लाइक की वजह से। पीजेंट्स यानी कि ग्रामीण, ग्रामीण मक्खियों के छत्तों की तरह आए, तो लाइक का इस्तेमाल है, तुलना हो रही है, तो सिमली है। 112, द स्टिंग ऑफ द स्कॉर्पियन इज? स्कॉर्पियन का जो डंक था वो कैसा था? पेनफुल एंड कॉजेज डेथ, वो कैसा होता है? वो दर्दनाक होता है, ठीक है, और उससे मौत हो सकती है। ठीक है, ब्लेसिंग ऑफ गॉड नहीं है वो पिछले जन्म का पाप नहीं है, वो पेनफुल है लेकिन उससे डेथ नहीं हो सकती। ठीक है, ऐसा नहीं है, तो उससे मौत भी हो सकती है और उससे दर्द भी होता है। हाँ, पोयम में मौत नहीं हुई है, पोयम में सिर्फ दर्द हुआ है, लेकिन वो जनरलाइज क्वेश्चन है, द स्टिंग ऑफ स्कॉर्पियन इज, ना कि इन द पोयम। ठीक है, तो ए इसका आंसर है। 113, व्हाट असेसमेंट ऑफ फादर्स कैरेक्टर हैव यू मेड बाय रीडिंग द पोयम? जब आप इस पोयम को पढ़ेंगे तो कवि के पिता का भी एक किरदार है इसमें, वो अगर आप इस पोयम से उसका असेसमेंट निकालेंगे, मूल्यांकन करेंगे उस किरदार का, तो आप कैसा पाएंगे? कवि के पिता किस तरह के नजर आएंगे आपको? आंसर है इसका सी, ही इज कंसर्न्ड बट हेल्पलेस। वो थोड़े से कंसर्न है, चिंतित है, लेकिन हेल्पलेस है, समझ नहीं आ रहा कि अपनी बीवी की मदद कैसे करें।
वो बिल्कुल भी डिटैच्ड और क्रूअल नहीं है, वो हार्श और इफेक्टिव नहीं है, वो कोई साधु संत नहीं है, ठीक है, सन्यासी नहीं है। बस एक चीज़ और है, अगर ऑप्शन में ये होता तो वो भी आंसर होता, वो वहाँ पर इकलौते तार्किक आदमी भी हैं, वो रीजनड हैं। बाकी लोग जादू टोना टोटका पता नहीं क्या क्या बता रहे हैं, वो अभी भी दवाइयों पर टिके हुए हैं, ठीक है, कि उनको उनकी बीवी को दवाइयाँ देनी चाहिए। 114 सेप्टिक इज अ पर्सन हु, सेप्टिक उस आदमी को कहते हैं जो डाउट्स एवरीथिंग, ठीक है, जो सब पर शंका करता है, बिलीव्स एवरीथिंग, सब पर विश्वास करता है, और ऑलवेज थिंक्स ऑफ गॉड, हमेशा ईश्वर के बारे में सोचता है, या रिमूव्स कर्सेस, या जो कर्सेस को रिमूव करता है, श्राप को खत्म करता है। तो ए इसका आंसर है, डाउट्स एवरीथिंग। हिंदी में बोलते हैं संशयवादी, जो संशय करे। 115 द मदर थैंक्स गॉड बिकॉज द स्कॉर्पियन, माँ ने ईश्वर का शुक्रिया किया क्योंकि स्कॉर्पियन ने स्पेयर्ड हर चिल्ड्रन, उसके बच्चों को छोड़ दिया, उसे काट लिया लेकिन उसके बच्चों को छोड़ दिया। तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट 116 अ हाइब्रिड इज अ काइंड ऑफ, हाइब्रिड एक प्रकार की क्या होती है? तो डी इसका आंसर है, मिक्सचर ऑफ पाउडर हर्ब्स एंड अदर मेडिसिन। हाइब्रिड मिक्सचर होता है पाउडर का जिसमें दूसरी दवाइयाँ और हर्ब्स होती हैं। हाइब्रिड का मतलब ही मिक्सचर होता है। वो जानवर जो दो अलग अलग डेनों से मिलकर बनाए गए हों वो हाइब्रिड कहलाते हैं, वो फल जो दो अलग अलग फलों से बनाए गए हों वो हाइब्रिड कहलाते हैं, है ना। तो हाइब्रिड का मतलब ही मिक्सचर होता है, साइंटिफिक टर्म है। 117 the peasants came like swarms of flies and buzzed the name of God 100 times. The poetic device used in these lines, तो सिमली है फिर से, है ना, like swarms आ रहा है, बड़ी कॉमन लाइन है ये इस पोएम की। 118 who does the poet refer to, कवि किसकी बात कर रहा है यहाँ पर? तो स्कॉर्पियन की बात हो रही है। who does the poet refer to, इस पोएम के अंदर स्कॉर्पियन का कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो जो उसका टाइटल है पोयम का वो किसको रेफर हो रहा है? स्कॉर्पियन को हो रहा है। 119 व्हाई डज द स्कॉर्पियन कम इनसाइड द हाउस, स्कॉर्पियन घर में क्यों आया? 20 का आंसर है, ही केम इनसाइड टू सीक प्रोटेक्शन एंड शेल्टर फ्रॉम द रेन, वो घर में आया था सुरक्षा और शेल्टर के लिए, बारिश से बचने के लिए। 120 दे क्लिक देयर टंग्स, हु आर दे इन द लाइन, उन्होंने अपनी जबानों को क्लिक किया। यहाँ पर दे कौन है? आंसर है विलेजर्स, ठीक है। तो यहाँ पर दे क्लिक देयर टंग, है ना, वो अफसोस जता रहे हैं, वो अलग अलग फिर ये शुरू हो जाते हैं गांव वाले, है ना, ये कर लो वो कर लो, ये तो तुम्हारे पुराने जन्म के पाप हैं वो धुल रहे हैं, फ्यूचर के पाप धुल रहे हैं, ये वो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं फिर गांव वाले। पोयम बढ़िया, बहुत अच्छी पोयम है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे थर्सडे को। तो बैचेस है कल से, 1 फरवरी से एलटी का रात को 10 से 11 फिक्शन स्टार्ट होगा, जिसको ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। टीजीटी का बैच चल ही रहा है, अभी सिर्फ 6 या 7 ही चैप्टर हुए हैं मिल्टन के, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीवियस क्लास आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो सीरियस स्टूडेंट हैं, नोटिफिकेशन का वेट नहीं करने वाले स्टूडेंट हैं, तो ज्वाइन करिए और पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नोटिफिकेशन के बाद दुनिया पढ़ती है, दुनिया से पहले पढ़िए, ठीक है, पहले तैयार रहें हथियारों के साथ, ठीक। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से जल्दी 1 लाख करा दें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स से कराएं, फैमिली में 5 मोबाइल है, पाँचों मोबाइल से सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी, लाइक कर दें, शेयर कर दें। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर। बैचेस के लिए व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।